नमस्ते बच्चों, किशोरी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं शिप्रा श्रीवास्तव आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ नवतरंग हिंदी व्याकरण कक्षा 5 और हमारे पाठ का नाम है वाक्य। वाक्य को अंग्रेजी में हम सेंटेंस बोलते हैं। बच्चों, आप पहले से ही जानते हो कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं वाक्य के विषय में कि हम वाक्यों के द्वारा अपने मन के भाव या विचार प्रकट करते हैं। बच्चों, हम अपने मन के भाव या विचार को कैसे प्रकट करते हैं? तो वाक्यों के द्वारा करते हैं ना, सेंटेंस के द्वारा करते हैं। किसी से जब हम बोलते हैं तो उसको वाक्य में बोलते हैं, शब्दों में नहीं बोलते हैं, वर्ण में नहीं बोलते हैं। वर्ण में तो होगा ही नहीं बिल्कुल। कुछ शब्द में कुछ शब्द ऐसे हैं जिससे अपना भाव हम दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, अपने मन के विचार पहुंचा सकते हैं, लेकिन सारी बातें हम शब्दों के माध्यम से भी नहीं कह सकते। तो इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वाक्य की ज़रूरत होती है। और वाक्य जो है वह शब्दों का सार्थक और क्रमिक रूप है। तो चलिए आगे हम पढ़कर देखते हैं कि क्या लिखा है वाक्य के विषय में। कि वाक्य सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। नीचे के चित्रों में लिखे वाक्य को पढ़िए। देखिए नीचे के जो चित्र हैं इसमें जो वाक्य लिखा है इसको हम पढ़कर देखते हैं कि दिव्या नाच रही है, आयुष खाना खा रहा है, समा पत्र लिख रही है, हाथी नहा रहा है। यहाँ 4 चित्र बने हुए हैं ना, चारों चित्रों में अलग अलग कार्य हो रहे हैं। अब इसको हम पढ़कर देखते हैं कि वाक्य में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है। बच्चों, जब हम वाक्य लिखते हैं तो उसमें शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है। अगर अनिश्चित क्रम में हम लिखेंगे तो वह वाक्य अटपटा लगेगा। जैसे लिखा है कि दिव्या नाच रही है, यदि लिखा हो रही है नाच दिव्या, तो यह अटपटा सा लग रहा है ना, अनिश्चित क्रम लग रहा है ना। तो इसीलिए हमें वाक्य को जब लिखना होगा तो उसे एक निश्चित क्रम में लिखना होगा। इस बात पर हमें ध्यान रखना होगा। शब्दों का वह समूह जो एक निश्चित अर्थ दे, ध्यान करिएगा आप लोग, कि शब्दों का वह समूह जो एक निश्चित अर्थ दे वाक्य बनाता है। अतः हम कह सकते हैं कि निश्चित क्रम से आए शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य की परिभाषा इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निश्चित क्रम से आए शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। बहुत आसान सा है ना। अब वाक्य के अंग के विषय में हम पढ़ते हैं कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इसको याद करिएगा आप लोग, कौन कौन से अंग होते हैं। पहला हमारा हो गया उद्देश्य और दूसरा हो गया विधेय। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं कि उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे रोहित गाता है, इसमें रोहित के विषय में कहा जा रहा है ना, तो रोहित क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। प्रिया पुस्तक पढ़ रही है, कौन पढ़ रही है पुस्तक? तो प्रिया पढ़ रही है। यह प्रिया के बारे में कहा जा रहा है, तो प्रिया इसमें उद्देश्य हो गई। ऊपर दिए गए पहले वाक्य में रोहित के बारे में और दूसरे वाक्य में प्रिया के बारे में कुछ कहा गया है, अतः यह दोनों वाक्य के जो हैं वो उद्देश्य हैं। रोहित और प्रिया दोनों कर्ता हैं, कार्य करने वाले हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कर्ता हो या कार्य करने वाला हो वो क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। दूसरा हमारा हो गया बच्चों विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, इस पर ध्यान करिएगा आप लोग, कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर के उदाहरण में है कि रोहित के द्वारा गाना तथा प्रिया के द्वारा क्या हो रहा है? पुस्तक पढ़ा जा रहा है, तो यह विधेय हो गया। पढ़ना और गाना क्या हो गया? विधेय हो गया। इस प्रकार कर्ता द्वारा किए जाने वाला कार्य जो होता है वह विधेय कहलाता है। ठीक है बच्चों, नीचे उद्देश्य और विधेय देखिए और समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे उद्देश्य और विधेय जो ऊपर एग्जाम्पल दिया था उसको यहाँ पर अलग से विस्तृत करके दिखाया गया है कि रोहित तो उद्देश्य हो गया और गाता है, विधेय हो गया। प्रिया उद्देश्य हो गई और विधेय हो गया, पुस्तक पढ़ रही है। तो ये आप लोग का यहाँ पे क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि वाक्य के भेद की ओर चलते हैं कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है, एक है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। पहला है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे सौरभ पतंग उड़ा रहा है,
इसमें सौरभ एक उद्देश्य हो गया और पतंग उड़ा रहा है इसमें एक विधेय हो गया। ठीक है ना। अब दूसरा हम पढ़ते हैं संयुक्त वाक्य का, फिर उसका एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या अंतर है दोनों में। कि संयुक्त वाक्य में क्या होता है बच्चों कि जब दो सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक यानी योजक द्वारा जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वंशिका आई और पर ध्यान कीजिएगा आप लोग, और खाना खाकर खेलने चली गई। तो यहाँ पे योजक लग गया और दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये संयुक्त वाक्य हो गया। इस वाक्य में और योजक द्वारा दो वाक्य जुड़े हुए हैं, अतः यह संयुक्त वाक्य है। या किंतु, परंतु, तथा, एवं आदि कुछ ऐसे योजक चिन्ह हैं जिनके द्वारा संयुक्त वाक्य बनाए जाते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया कि सरल वाक्य में सौरभ पतंग उड़ा रहा है, सिंपल सा वाक्य है बिल्कुल, उद्देश्य है और विधेय है एक एक। इसमें क्या हो गया आपको कि संयुक्त वाक्य में क्या हो गया कि ये जुड़ा हुआ है किसके द्वारा, तो और के द्वारा जुड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं तीसरा जो है हमारा वह है मिश्र वाक्य। मिश्र मतलब मिला जुला। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो जुड़े हुए हों उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्रित, मिला जुला। जैसे वह पुस्तक कहाँ है जो मुझे पुरस्कार में मिली थी, वह पुस्तक कहाँ है जो मुझे पुरस्कार में मिली थी। वहाँ वह पुस्तक कहाँ है प्रधान उपवाक्य है, तथा मुझे पुरस्कार में मिली थी ये क्या है, आश्रित उपवाक्य है। दोनों उपवाक्य जो से जुड़े हुए हैं ना। फिर से देखिए आप लोग, वह पुस्तक कहाँ है एक हो गया, जो मुझे पुरस्कार में मिली थी, तो इसमें क्या हो गया, उस पर आश्रित हो गया, तो इसीलिए वह आश्रित उपवाक्य हो गया। तो प्रधान उपवाक्य के बिना आश्रित उपवाक्य जो होता है वह अधूरा होता है। प्रधान और आश्रित दोनों उपवाक्य की, क्योंकि, जब, तब, जो, वह आदि से जुड़े होते हैं। तो आप लोग के जो क्वेश्चन आएंगे पेपर में उसमें ऐसे वाक्य लिखे हो सकते हैं और उसमें आप लोगों को पहचानना होगा कि यह सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है। तो समझना आप लोग के लिए आसान हो जाएगा ना बच्चों। अब दूसरा जो है हमारा है अर्थ के आधार पर। हम देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते हैं बच्चों 8 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कोई बात साधारण ढंग से कही जाती है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सोनिया लिखती है, हिंदी में 11 स्वर होते हैं, तो ये सब क्या है, बिल्कुल साधारण ढंग से कही गई है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी काम के न होने का बोध हो उसे हम निषेध वाक्य कहते हैं। निषेध का मतलब ही होता है मना कर देना। तो जिस वाक्य में किसी काम के ना होने का बोध हो उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रावी बाजार नहीं गया है, यह मेरा छाता नहीं है, आज विद्यालय नहीं खुला, जिसमें नहीं लगा हो तो वो आपका हो गया निषेधवाचक वाक्य। तीसरा है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का पता चले उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुम जलेबी खाओगे, तो इसमें क्या हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है ना कि क्या तुम जलेबी खाओगे, क्या तुम विद्यालय नहीं गए, तुम किस कक्षा में पढ़ती हो, तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है बच्चों। तो ये हो गया आपका प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा हमारा हो गया बच्चों आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी आदेश या आज्ञा का बोध हो उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार से दूध लेकर आओ। अब अगर हम किसी से हम कह सकते हैं ना, इसमें क्या करें, बाजार से दूध लेकर आओ, लिपिका इधर आओ, सभी अपने अपने घर जाओ, हर्ष पौधों को पानी दो। इसमें हम क्या करें, आज्ञावाचक, किसी को आदेश दे रहे हैं या आज्ञा का बोध करा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। पांचवा है बच्चों इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी की इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामना प्रकट हो उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज काश रसगुल्ले खाने को मिल जाए, तो इसमें क्या हो रहा है, इच्छा हो रही है। सदा सुखी रहो, इसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है। ईश्वर तुम्हारा भला करे, आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसमें शुभकामना प्रकट की जा रही है। तो इच्छावाचक वाक्य वैसा वाक्य है जिसमें हम किसी की इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामना को प्रकट करते हैं। उसके बाद छठा जो है बच्चों वह है आपका संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं, संदेहवाचक कहते हैं। जैसे शायद, संदेह का मतलब क्या है कि जैसे शायद लग जाए, शायद आज दादाजी आ जाएं,
मतलब ये क्लियर नहीं है कि हाँ आएंगे ही, थोड़ा सा इसमें संदेह लगा हुआ है। शायद आज वर्षा हो जाए, शायद रेवा विद्यालय गई होगी, शायद मनारा बाजार गई है। तो जो शायद वाले शब्द हैं वो आपके हो गए संदेहवाचक वाक्य। तो अब सातवां जो है हमारा बच्चों वो हो गया आपका संकेतवाचक वाक्य। 8 प्रकार के होते हैं, सातवां हम लोग पढ़ रहे हैं संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल नहीं सूखती, अगर तुम चलोगे तो मैं जाऊंगा, जिसमें तो लगा हो, बहुत सिंपल है, आप लोग अभी इतना ही जाने जिसमें तो लगा हो तो वो आपका हो जाएगा संकेतवाचक। यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, यदि दवा नहीं खाओगे तो बीमारी कैसे दूर होगी। तो ये आपका हो गया बच्चों संकेतवाचक वाक्य। अगर आप पहचानने के लिए आए कि कौन किस प्रकार का वाक्य है और उसमें तो लगा हो तो आप लोग जान जाइएगा कि ये संकेतवाचक है। संदेहवाचक शायद लगा हो, इस तरह से करके आप लोग को पढ़ना है ध्यान से। 8वां है बच्चों विस्मयादि बोधक वाक्य। जिस वाक्य से हर्ष, आश्चर्य, घृणा, शोक, दुख आदि का भाव प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से हर्ष यानी खुशी, आश्चर्य, घृणा, शोक आदि का, दुख आदि का भाव प्रकट होता है उसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह सचिन ने क्या छक्का लगाया, हाय मेरी बैग चोरी हो गई, छी कितनी बदबू आ रही है, शाबाश तुमने तो कमाल ही कर दिया। तो इन सब वाक्यों में क्या हो रहा है, किसी में हर्ष है, किसी में आश्चर्य है, किसी में घृणा है, किसी में शोक दिख रहा है। तो इस प्रकार यह विस्मयादि बोधक वाक्य है। तो बच्चों आप लोग को वाक्य जो चैप्टर वो समझ में आया। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखकर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद बच्चों।